बच्चों, एक तो अपना रजिस्टर खोल लो, पेन निकालो, स्केल निकालो, निकाल लिया। अच्छा, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं भाई हम लोग? एनपीओ। एनपीओ बोले तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताना जरा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से समझ में क्या आता है? कि ये लोग प्रॉफिट ही नहीं कमाते, है ना, लॉस में चलते रहते होंगे, प्रॉफिट नहीं कमाते और लॉस में चलते रहते होंगे, यही तो समझ में आ रहा है? नहीं तो प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना? हाँ हाँ ऐसे होता है, ना ऐसे होता है। पता है सब बच्चों को? प्रॉफिट कमाते हैं, लॉस कमाते हैं, लॉस होता है, लॉस भी हो सकता है भाई, बिजनेस है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। कोई भी बिजनेस अगर चालू हो रहा है तो उसका पर्पस क्या होता होगा? सबसे पहला पर्पस प्रॉफिट कमाना। भाई आपके पास कोई आपका दोस्त आए कि भाई मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे साथ तो इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर, काम कर, तो तुम क्या पूछोगे उससे? क्या पूछोगे? भाई प्रॉफिट कितना होगा, कितना प्रॉफिट हो जाएगा, मुझे इतना बता। या वो कहे नहीं है प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, करोगे? तुम वो घूम और निकल जाए यहाँ से, होगा ऐसा? नहीं होगा। अच्छा, ये तो हो गई नॉर्मल बिजनेस की बात। अब बात करते हैं एनपीओ की। एनपीओ में बिजनेस को प्रॉफिट होता होगा या नहीं होता होगा? होता होगा, ठीक है ना। पर प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव होता होगा या नहीं होता होगा? होता होगा। बोलो होता है। अरे मैं कह रहा हूं बोलो बेटा, बोलो है। प्रॉफिट कमाना इनका मोटिव है या नहीं है? है बेटा, है बोलना है, ठीक है। प्रॉफिट कमाना इनका मोटिव है या नहीं है? है, मगर वो प्राइमरी मोटिव नहीं है। क्या नहीं है? प्राइमरी मोटिव। इनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है भाई? बताओ। टू सर्व द पीपल। मैंने पीपल की लिखा है, सोसाइटी या फिर कम्युनिटी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कम्युनिटी भी हो सकती है, ठीक है ना, और कोई सोसाइटी भी हो सकती है, कोई गली भी हो सकती है, कोई मोहल्ला भी हो सकता है, कोई एक पूरा शहर भी हो सकता है, पूरा एक देश भी हो सकता है। ऐसा भी होता है, पूरा एक देश भी हो सकता है, पूरा एक कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि मैं किसको सर्व करना चाहता हूं, और ऐसा है भी। बिल गेट्स का नाम सुना है? सुना है बिल गेट्स का? कौन है बिल गेट्स? माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, ठीक है ना। उसने भी अपनी एक एनजीओ बना रखी है जो हेल्प करती है दुनिया भर के लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी होती हैं एनजीओस, एनपीओस बड़े भी होते हैं, हाँ या ना। इनका मोटिव क्या होता है? प्राइमरी मोटिव लोगों को सर्व करना। पर क्या इनका प्रॉफिट कमाना मोटिव होता होगा या नहीं होता होगा? होता है। तो सेकेंडरी कौन सा हो गया? प्रॉफिट मेकिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये ना हो, अगर ये ना हो तो क्या कोई बिजनेस सरवाइव कर सकता है? भले ही क्या चीज बेटा? ना शॉर्ट में कर पाएगा ना लॉन्ग में कर पाएगा, कर ही नहीं सकता। जब तक आपके पास कुछ इनफ्लो नहीं आ रहा एक्स्ट्रा, तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? किसी की हेल्प कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे सलमान खान का तुमने देखा होगा, जो उसकी टी शर्ट्स वगैरह होती है बहुत महंगी बिकती है, बीइंग ह्यूमन वाली जो उसने यूज़ की हुई होती है, या जीन्स होती है वो बहुत महंगी बिकती है। तो वो क्या प्रॉफिट नहीं कमा रहे? कमाते हैं, नहीं कमाते? मगर उस प्रॉफिट को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? अपनी ही एनजीओ में या एनपीओ में, हाँ या ना। तो प्रॉफिट कमाने का मोटिव होता है नहीं होता? होता है। क्या कोई बिजनेस बिना प्रॉफिट के सर्वाइव कर सकता है? क्या कर ही नहीं सकता, बंद हो जाएगा भाई। सिंपल सी बात है। मैंने एक 100 रुपये लगा के बिजनेस शुरू किया, सरलता के लिए बोल रहा हूँ, 100 रुपये, ठीक है ना। अब प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसका मतलब कि 100 मेरा बढ़ ही नहीं रहा। वो 100 से 90 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया, 50 हो गया, 20 हो गया। एक दिन क्या होगा? खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो मेरा बिजनेस सर्वाइव कर सकता है क्या? या जिस मोटिव से मैंने अपना एनपीओ शुरू किया था वो मोटिव बचेगा क्या? नहीं बचेगा, जब पैसा ही नहीं बचा। तो इसलिए प्रॉफिट भी कमाना ज़रूरी होता है एनपीओ के लिए। और सोचो, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं होता, इनको प्रॉफिट से मतलब ही नहीं होता, तो फिर क्या हमें एनपीओ के अकाउंट्स बनाने पड़ते? उनकी अकाउंटिंग करनी पड़ती? क्यों करनी पड़ती है उनकी अकाउंटिंग की? बताओ कि जो मैं पर्पस लेके चल रहा हूँ वो पर्पस पूरा हो भी पा रहा है, नहीं हो पा रहा। और पर्पस पूरा कैसे होगा? जब कुछ पैसे आएंगे भी। समझो ज़रा इस बात को, कुछ समझ में आ रही है बात?
अगर प्रॉफिट से मतलब ही नहीं होता फिर मैं खर्चा करता ही क्यों? मान लो कि अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट को मैं 10,000 रुपये देता हूँ महीने के, मान लो, तो मैं फालतू खर्चा करता ही क्यों? ठीक है ना, फिर तो ये चैप्टर ही नहीं होता। सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग करनी नहीं होती। अकाउंटिंग क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल सके। इन्फॉर्मेशन क्या मिल सके? मेरी एनपीओ अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। और बेसिक स्केल क्या होता है ये देखने का किसी भी बिजनेस का, कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, कि वो प्रॉफिट में है या फिर नहीं है। मेरा कितना भी अच्छा मोटिव हो, मैं वो तभी पूरा कर पाऊंगा जब मेरे को हेल्दी प्रॉफिट हो रहा होगा। जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा ही मैं लोगों की हेल्प भी कर सकता हूँ। समझ रहे हो ना? ईजी है, समझने लायक बात है या नहीं है? भाई सिंपल सी बात है, एक पर्सन जिसके पास पैसा नहीं है तो क्या वो औरों की हेल्प कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। कोई हेल्प करने लायक कब बनता है? जब उसके पास इनफ्लो भी हो रहा हो। सिंपल, ठीक है ना? अच्छा आगे चलूं, सुनो जरा। सबसे पहले हम इसके अंदर सीखेंगे क्या? एक तो चीज हम सीखेंगे इसके अंदर फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या सीखेंगे? फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। दूसरा क्या सीखने वाले हैं इसके अंदर हम? एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स। क्या सीखने वाले हैं? एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स किस किस बच्चे को आते हैं? एनपीओ के नहीं, नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट, किस किस को आता है? कि मतलब ये नहीं कह रहा पूरा 100% आता है, पर हाँ आता है, समझ लेते हैं हम। कोई हमें देगा तो हम बता देंगे क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है, कितना बैलेंस शीट में एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज हैं, ये सब कितनों को आता है ना? इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं यहाँ तक? तो एक बात बताओ, क्या एनपीओ एक बिजनेस नहीं है या नहीं है? भाई उसका मोटिव अलग है, प्राइमरी मान रहा हूँ, पर वो बिजनेस है या नहीं है? है। तो इसके अंदर भी जो फाइनल अकाउंट्स बनेंगे क्या वो उसी से मिलते जुलते होंगे या नहीं होंगे? कॉन्सेप्ट वही होगा या नहीं होगा? यानी कि कुछ इनकम्स होंगी, कुछ खर्चे होंगे। जब मेरी इनकम ज़्यादा होगी और खर्चे कम होंगे तो मैं क्या होऊंगा? प्रॉफिट में, लॉस में? प्रॉफिट में। एनपीओ के अंदर क्या बोल देते हैं उसको? सरप्लस। क्या बोल देते हैं? सरप्लस। अगर खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो उस केस में क्या हो जाएगा? लॉस। और लॉस का क्या नाम दिया हुआ है एनपीओ के अंदर? डेफिसिट। प्रॉफिट है तो सरप्लस बोल देते हैं और लॉस है तो डेफिसिट। यहां तक बात क्लियर है भाई? इसके अलावा क्या बनेगी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी जरूरी है या नहीं है? है, कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है ना, हमारी कितनी प्रॉपर्टी है। किसी भी बिजनेस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, उसको नहीं पता होनी चाहिए कि भाई बिल्डिंग मेरी है या नहीं है, इसमें जो फर्नीचर रखा है मेरा है या नहीं है, किसी से पैसे लेने हैं क्या, इसके अलावा क्या किसी को पैसे देने हैं क्या, ये सब बातें पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए। तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा ही होगा और एक बैलेंस शीट भी होगी ही होगी, ठीक है ना। बैलेंस शीट को तो बैलेंस शीट ही बोलते हैं इसके अंदर, मगर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस का क्या नाम हो जाता है इसके अंदर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या नाम हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक जैसे मेरा एक पीएनएल अकाउंट होता है। अगर ये बात मैंने अपने दिमाग में सेट कर ली तो इनकम एक्सपेंडिचर मैं आज से ही सॉल्व कर सकता हूँ अच्छे से। नॉट 100%, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ पूरा 100% अभी सॉल्व कर दूंगा, पर हाँ मुझे इतना पता चल जाएगा कौन सी चीज़ मेरी क्रेडिट में आनी चाहिए, कौन सी चीज़ मेरी डेबिट में आनी चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है? पीएनएल अकाउंट तो आता है ना, पीएनएल अकाउंट के अंदर इनकम मेरी किस तरफ जाएंगी? डेबिट में, क्रेडिट में? क्रेडिट साइड में। और एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? डेबिट साइड में। वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी होगा, एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। और इनकम्स कहाँ जाएंगी? क्रेडिट साइड में। एक बैलेंस शीट बनेगी, एक इसमें एक्स्ट्रा आइटम और आ जाती है जिसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या आ जाती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शायद तुम लोगों ने अभी तक किसी से ना सुना हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके से मेरी कैश अकाउंट की समरी होता है। क्या होता है? सिर्फ कैश अकाउंट की समरी। अगर अच्छा कैश अकाउंट बनाना आता है? कैश अकाउंट तो मेरे ख्याल से बच्चा भी बना लेगा, मतलब 11th में आया भी है, हाँ या ना। सबसे इजी क्या होता है? कैश अकाउंट बनाना। कितनी बार कैश गया वो लिख लो, कितनी बार कैश आया वो लिख लो। अगर मैं उसको समरी में ड्रॉ कर दूं, उसकी मैं क्या बना दूं? एक समरी, तो वो क्या बन जाएगा एनपीओ के अंदर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो बताओ ज़रा, तुम्हें वैसे सुनने में लग रहा है कि किसी अकाउंट में दिक्कत हो सकती है? नहीं,
इजी है। अगर मैं इसी थॉट प्रोसेस को लेके चलूंगा तो बहुत ही इजीली मेरा काम होता चला जाएगा बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। करें जरा स्टार्ट। देखो जरा फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आएगा मेरे पास, बताओ जरा। एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अपने माइंड में क्लियर रखना है कि भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरे कैश अकाउंट की क्या है बेटा, समरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेशनरी खरीदने की बात करते हैं, स्टेशनरी परचेज की, आज परचेज की, कल परचेज की, परसों परचेज की, ऐसे मैंने 10 दिन लगातार परचेज की, ठीक है। तो कैश अकाउंट में कितनी बार लिखा जाएगा उसको, 10 बार परचेज करी तो कैश अकाउंट में कितनी बार लिखा जाएगा उसको, 10 बार। हर बार की अलग एंट्री होगी या नहीं होगी, होगी। मगर रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितनी बार होगी, उसका पूरा टोटल करके, हाँ या ना। इजी है या नहीं है, ऐसे ही होगा बस और कुछ नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया। अच्छा दूसरा क्या बनना है मेरे पास, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किसकी तरह होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, उसी के ही रूल्स अप्लाई होंगे। यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी एक्रूअल बेसिस पे बनता है। भैया ये एक्रूअल बेसिस क्या होता है देखेंगे, कुछ बच्चों को पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, देख लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा लास्ट में क्या है मेरे पास, बैलेंस शीट। मगर इतना आसान भी नहीं होगा, उन्होंने थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए क्या दे रखा है, तुम्हें डराने के लिए, ठीक है। क्या दे रखा है उन्होंने, एडजस्टमेंट्स। क्या दे रखी है, एडजस्टमेंट्स। सिर्फ और सिर्फ उल्लू बना रहे हैं तुम्हें एडजस्टमेंट्स के नाम पे। इतनी छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट्स होती हैं कि मतलब चलो खैर, जैसे फॉर एग्जांपल सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल्स के स्टार्ट करेंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। मान लो कि मैंने ना एनपीओ ले रखा है, एनपीओ मैंने रूम रेंट पे ले रखा है और इस रूम का रेंट है 5000 पर मंथ। मान लो कितना है, 5000 पर मंथ, ठीक है। पर मैंने पे किया था 10 महीने का, इधर मेरे में ध्यान, ठीक है ना। मैंने पे कितने महीने किया था, 10 महीने का मैंने पे किया था। कितने महीने का पे होना रह रहा है, 2 महीने का पे होना रह रहा है। अच्छा पूरे साल का खर्चा कितना है मेरा, बताओ जरा फिर। 60,000 लिखूं, 50,000 लिखूं, पर मैंने 10,000 तो पे किया ही नहीं, आउटस्टैंडिंग है। अच्छा एक बात बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना आएगा, 50,000, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ उतना ही आएगा जितना मैं पे करता जा रहा हूँ, हाँ या ना। मगर इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, 60,000। क्या वो कहता है कि इसको कंसीडर करो कि मैंने नहीं पे किया तो छोड़ दो, या उसको भी कंसीडर करो। अच्छा कैसे शो करना चाहिए फिर मेरे को, पहले मैं लिखूंगा भाई रेंट इनर कॉलम में 50,000, फिर उसके नीचे बताऊंगा भी कि भाई 10,000 देना रह रहा है मगर है तो इसी साल का ना, तो उसको प्लस करूं माइनस करूं, प्लस कर देंगे और 60,000 लिख देंगे। इजी है या नहीं है, ऐसी ऐसी एडजस्टमेंट्स आएंगी। सब्सक्रिप्शन ऐसा हुआ बना दिया सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट को, अभी हम करेंगे, देखना कितना आसान सा होता है। सबसे आसान है सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है नहीं होती, बड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है नहीं होता। किया है सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन, बेटा कहाँ पे ध्यान है, साक्षी नहीं, योगिता क्या बेटा कहाँ पे ध्यान है, पक्का। अच्छा सुनो जरा, सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन किए सबने, किए नहीं किए, सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन किए। अच्छा जिन्होंने किए हैं दिक्कत होती है उसमें, नहीं होती, बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, ये वो फलाना ढिकाना, ठीक है ना। ये एक तो ये ख़त्म कर देंगे, सिंपल सा एक तरीका निकालेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं कुछ नहीं, जो आज तक हमने सीखा है उस तरीके से उसको सॉल्व करना सीख लेंगे, ठीक है ना। उस समस्या को हमेशा के लिए निपटा देंगे और उस समस्या को सॉल्व करके देखना, जैसे मैं कराऊंगा आगे आने वाली कई समस्या उसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि जो हमने फॉर्मूले सीख रहे हैं ना डेबिट और क्रेडिट वाले, बस उसी से सॉल्व हो जाएगा वो, सिर्फ उसी से। देखो ज़रा खैर, तो हमें क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सीखना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सीखना है और बैलेंस शीट सीखनी है। साथ ही में मैं लिख लेता हूँ अपने पास कि मुझे और क्या सीखनी पड़ेंगी, कुछ एडजस्टमेंट्स। ये फाइनल अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता, बस हमारे सिलेबस का पार्ट है एडजस्टमेंट्स।
वैसे फाइनल अकाउंट्स का पार्ट क्या होता है एनपीओ के अंदर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी तरह होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेटा कैश अकाउंट की समरी। कहीं भी अटको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हुए, वैसे तो बहुत कम आता है पेपर में, पर अगर आ गया और मैं अटक जाऊं तो मुझे क्या याद करना है कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है। ये कौन सा अकाउंट है? कि पैसा आएगा तो डेबिट में लिखना है और पैसा जाएगा तो क्रेडिट में लिखना है। अच्छा, आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किसकी तरह होता है? पीएनएल की तरह, कि अगर कोई भी खर्चा हो रहा है, ठीक है ना, तो वो किस तरफ आना चाहिए? डेबिट साइड में। और अगर कोई भी इनकम हो रही है तो वो किस तरफ आएगी? क्रेडिट साइड में। बस बेटा देखो फर्क कितना सा होगा कि जो नॉर्मल बिजनेस होता है, ट्रेडिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस, और एक एनपीओ, इनकी ट्रांजैक्शंस अलग अलग टाइप की होती हैं और ऐसा होना भी चाहिए या नहीं। फॉर एग्जांपल, एक मदर डेयरी है और एक फर्नीचर की शॉप है, क्या दोनों की ट्रांजैक्शंस में डिफरेंस होगा या नहीं होगा? या दोनों ही दूध खरीदते होंगे या दोनों ही फर्नीचर बेचते होंगे? ऐसा होता होगा क्या? नहीं ना, दोनों की ट्रांजैक्शंस अलग अलग होती होंगी या नहीं होती होंगी? उनमें चीज़ों के नाम भी अलग अलग होते होंगे या नहीं होते होंगे? होते होंगे। वैसे ही एनपीओ है, एनपीओ के अंदर भी चीज़ें तो वही हैं, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सब, बस उसके नाम थोड़े थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो खैर, हाँ जी, अब पहले बात करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। तो अपने पास ज़रा जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग डालो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पहले किया किसी ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग? एनपीओ में ज़्यादातर किसी को आसान लगता है तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग लगता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है ना। अच्छा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, जल्दी जल्दी से करना सीखेंगे। तो इसलिए अब 10 मिनट के लिए पूरा फोकस। एक लंबी सांस ले लो, ले लो ले लो ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। और जो सोच रहे हो भूल जाओ, बस मेरे पे फोकस होना चाहिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में बहुत लंबी बात कहने वाला हूँ, पर शॉर्टकट में, और उससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए 10 मिनट के लिए मेरे पे फोकस रहेगा अच्छे से। डाली सबने हेडिंग? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है बेटा? एनपीओ देखो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पब्लिक की हेल्प कर रहे हैं, तो और लोग भी आगे आते हैं कि भाई देखो हम तो अपने इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप हमसे पैसे ले लो और इसको जैसे आप यूज़ करना चाहते हो अपने पर्पस के लिए यूज़ कर लेना, ठीक है ना। एनपीओ को ही दे दिया कुछ फंड हमने कि भाई लो पैसे, आप इस फंड को यूज़ कर लेना सोसाइटी की हेल्प करने के लिए, उनको सर्व करने के लिए। ऐसा होता है, लोग भी दे देते हैं इंडिविजुअल, कोई कंपनी भी दे देती है, जो बिजनेस होते हैं वो भी दे देते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट भी दे देती है कि लो करो, हेल्प करो लोगों की, ऐसा होता है, ठीक है ना। अच्छा, मगर जब ये फंड्स आते हैं दो तरीके से आ सकते हैं। कितने तरीके से आ सकते हैं? दो तरीके से। एक तो हमारे पास आएगा स्पेसिफिक, और एक कौन सा होगा? जनरल। लिख लिया? एक कौन सा होगा स्पेसिफिक, एक कौन सा होगा जनरल। जनरल मेरे लिए इनकम होती है, समझ लो बस, सिंपल। और स्पेसिफिक फंड मेरे लिए होता है लायबिलिटी। मतलब जो इनको ट्रीट करता हूं, जनरल फंड को मैं ट्रीट करता हूं इनकम की तरह, और स्पेसिफिक फंड को कैसे ट्रीट करता हूं? लायबिलिटी की तरह। कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा बताना जरा, जनरल फंड को अगर इनकम की तरह यूज करता हूं तो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा? कोई दिक्कत परेशानी? और जो स्पेसिफिक फंड है वो बैलेंस शीट में। कुछ कुछ समझ पा रहे हो? ठीक है, अच्छा जी, तो लो भाई लिख लो। तो जो हमारा जनरल वाला है, इनकम वाला है, उसको हम कहाँ भेजेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस तरफ लिखेंगे बताओ जल्दी से जरा? इनकम साइड या एक्सपेंस साइड? इनकम साइड। बहुत ही बढ़िया। और इसको कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अच्छा एक बात बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन से आएंगे? जनरल वाले आएंगे, स्पेसिफिक वाले आएंगे?
रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में जनरल वाले आएंगे या स्पेसिफिक वाले आएंगे? जनरल वाले। अरे जनरल वाले बता दो। अच्छा स्पेसिफिक वाले तो बता दो। स्पेसिफिक वाले दोनों आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में मैं पैसा रिसीव कर रहा हूं, और जब भी रिसीव करता हूं कैश अकाउंट में लिखता हूं या नहीं लिखता? लिखता हूं। जब कैश अकाउंट में लिखता हूं तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में भी आएगा या नहीं आएगा? आएगा। फर्क नहीं पड़ता वो इनकम का था या फिर लायबिलिटी का था, पैसा आया तो उसमें लिख देंगे। खैर आगे चलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैं गया एज एन इंडिविजुअल एनपीओ के पास, मैंने कहा भाई लो ये पकड़ो मेरी तरफ से एक छोटी सी डोनेशन, इसको तुम जैसे चाहो वैसे यूज कर लेना। क्या बोला मैंने? जैसे चाहो वैसे यूज कर लेना। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वो कौन सी हो गई मेरी? जनरल डोनेशन या कह लो जनरल फंड। इसके साथ हम लिख सकते हैं नो कंडीशंस अटैच्ड। कोई कंडीशन नहीं है, मैंने तुम्हें दे दिया, मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो, जैसे चाहोगे वैसे खर्च कर लेना। ठीक है ना? अच्छा स्पेसिफिक क्या होगा फिर बताओ जरा? किसी स्पेशल काम के लिए दिया गया होगा। जैसे कि क्या हो सकता है? तो उसी काम के लिए यूज कर सकते हो, किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते। लो भाई बढ़िया, समझ में आ गया तुम लोगों को। तो इसके साथ क्या होगी? कंडीशंस अटैच होंगी या नहीं होंगी? कंडीशंस आर अटैच्ड। जहां तक बात क्लियर है? अच्छा इसका रोल यहीं खत्म हो गया, बस बात खत्म। कभी भी जनरल फंड रिसीव होगा, जनरल फंड कैसे रिसीव होगा, कैसे पता चलेगा? लिखा होगा जनरल डोनेशन, जनरल फंड, या सिर्फ फंड, या फिर सिर्फ डोनेशन। ठीक है ना? जब उसके साथ उसकी कोई कंडीशन ना बता रखी हो, ठीक है, तो वो कौन सा फंड होगा मेरे पास? उसको कहाँ लिखना है? इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में। बात खत्म, वो हमारी इनकम को रेज कर रहा है। सिंपल। आगे चलते हैं। स्पेसिफिक फंड कैसे पता चलेगा बताओ जरा? क्या लिखी होगी उसके साथ? कंडीशन कि बच्चों को रिवॉर्ड्स बांट देना, या फिर एक फुटबॉल का मैच करा लेना। ठीक है ना? या फिर जैसे उन्होंने बताया कि इससे एक स्कूल बनवा लेना। ये सब कंडीशन उसके साथ लिखी होंगी या नहीं लिखी होंगी? लिखी होंगी। तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए? स्पेसिफिक फंड। ठीक है। अच्छा अब इसी के बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है हमें? जब भी स्पेसिफिक फंड हमें मिला, फॉर एग्जांपल जैसे कि उन्होंने बताया कि स्कूल खुलवाने के लिए, स्कूल बनवाने के लिए हमें एक फंड मिला, तो जिस दिन वो पैसा मिला और जिस दिन उसके लिए काम होगा या जब तक काम वो पूरा होगा, उसमें फ़र्क हो सकता है, टाइम में नहीं हो सकता। एक बिल्डिंग बनवानी है स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग होगी या नहीं होगी? ना करते करते भी कम से कम 6 महीने का तो डिफरेंस हो सकता है या नहीं हो सकता? सिर्फ 6 महीने की बात कर रहा हूँ, हो सकता है नहीं हो सकता? तो एक बात बताओ, क्या करना चाहिए? उसको पैसे को ऐसे छोड़ दें, रखा रहे, कोई बात नहीं, छोड़ दें, या फिर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए, सिंपल सी बात है। अच्छा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों करेंगे इन्वेस्ट? ताकि ये पैसा पड़ा पड़ा ऐसे ना रह जाए, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी मिले, क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा मैं उसी काम के लिए यूज़ कर लूँगा। दोबारा सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जब इंटरेस्ट मिलेगा तो मैं उसी काम के लिए उस इंटरेस्ट को भी यूज़ कर लूँगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? जब कोई खर्चा होगा, नॉर्मली खर्चे कहाँ लिखे जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस तरफ लिखे जाएंगे? डेबिट में, क्रेडिट में? डेबिट में, एक्सपेंडिचर साइड में। अच्छा मगर मैंने इस फंड को अपने पास अलग से रख लिया था कि ये मुझे पैसा मिला है, किस काम के लिए मिला है? किसी स्पेसिफिक काम के लिए मिला है। जैसे जैसे मैं वो स्पेसिफिक काम करता जाऊंगा उतना उतना क्या मेरा फंड कम होता जाएगा या नहीं होता जाएगा? होता जाएगा। कैसे? जैसे मान लो 100 रुपये मिले, 100 रुपये में उन्होंने मुझसे क्या कहा है? 100 रुपये में उन्होंने मुझसे कहा कि बच्चों को पेन देने। ठीक है, जैसे जैसे मैं एक एक पेन देते जा रहा हूँ, मान लो एक पेन 10 रुपये का है, क्या वो फंड कम होता जा रहा है नहीं होता जा रहा? मेरी लायबिलिटी भी कम होती जा रही है नहीं होती जा रही? होती जा रही है। तो जितने जितने एक्सपेंस करते जाऊंगा उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड, वो क्या करते जाएंगे हम इस फंड में से? अच्छा लेस, डेबिट कह लो या लेस कह लो। अच्छा जी, ये कहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक फंड? लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। तो मुझे वो एडजस्टमेंट भी कहाँ करनी पड़ेगी?
बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में ही। अच्छा, अगर कोई इनकम जनरेट हुई इस फंड के थ्रू तो वो भी क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, और वो एडजस्टमेंट भी कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट के अंदर। कोई दिक्कत? पक्का। हमने इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आया, वो भी क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें इसी काम के लिए उस पैसे को यूज करना है। कोई दिक्कत परेशानी? इजी है। तो इसको लिखूंगा कैसे, जरा बताओ। कि अगर कोई भी स्पेसिफिक फंड, या इसको शॉर्ट में लिख दूं SF, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा तो खर्चा क्या करेंगे, इस फंड में से हम माइनस, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ। और कोई भी अगर स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इनकम हुई, अच्छा इनकम कैसे होगी भैया, थोड़ा सा एग्जांपल दो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। खर्चा तो समझ में आ रहा है, और उसके अलावा फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल का मैच रखवाना था, ठीक है ना, फुटबॉल का मैच रखवाया और उसके अंदर हमने एक स्मॉल अमाउंट टिकट का रख दिया, ज़्यादा नहीं, एक स्मॉल अमाउंट टिकट का रख दिया, तो क्या कुछ पैसा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। वो भी मेरे लिए इनकम है या नहीं है? इनकम है। उसको मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर ऐड कर दूंगा। SF समझ में आ रहा है ना, कि वो एक्सपेंस किससे रिलेटेड है, स्पेसिफिक फंड से, और इनकम किससे रिलेटेड है, स्पेसिफिक फंड से। और मैंने जो इंटरेस्ट रिसीव किया था स्पेसिफिक फंड वाली इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो मुझे इंटरेस्ट मिला, वो भी क्या कर दूंगा, इसके अंदर में ऐड। तो लायबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा, स्पेसिफिक फंड आ जाएगा। इसके अलावा उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो उसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। उसकी इनकम क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। और इन्वेस्टमेंट जो कर रखी है उसका इंटरेस्ट क्या कर देंगे हम, वो भी प्लस कर देंगे। इसके अलावा जो हमारी स्पेसिफिक फंड वाली इन्वेस्टमेंट है वो बैलेंस शीट में कहां पे आ रही होगी, एसेट साइड में। कहां पे आएगी वो, एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट है ना, प्रॉपर्टी है मेरी, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो कहां पे आनी चाहिए, एसेट्स में। हाँ बेटा, डाउट? सर जैसे आप एडजस्टमेंट को बताते हैं तो बैलेंस शीट में एडजस्ट होगा, हाँ हाँ, तो दूसरे अकाउंट में भी एडजस्ट हो सकते हैं, वहाँ पे भी तो होगा। अलग से कर सकते। वर्किंग नोट कह रहे हो? मतलब रिसीट और पेमेंट अकाउंट में तो एडजस्टमेंट शो करी जाएगी, अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट उसे इफेक्ट कर रही है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करने की जरूरत ही नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या हो रहा होगा, स्पेसिफिक फंड आया डेबिट साइड में, खर्चा हुआ क्रेडिट साइड में, इनकम आई डेबिट साइड में, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आया डेबिट साइड में, इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट साइड में, इन्वेस्टमेंट रिलीज करा ली तो डेबिट साइड में। उसका तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया? इजी, कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा बुक लाए हो सब बच्चे? एक बुक मेरे को दे दो भाई। बुक भी लाया? शेयर कर लोगे बुक? एक लाओ मेरे को, एक बुक दिखा दो भाई। बुक है ही नहीं अभी तो मैंने बोला शेयर कर लोगे। अच्छा तुम दोनों के पास है भाई बुक? तुम्हारे पास है तो शेयर कर लेना भाई। तुम्हारे पास हैगी भाई, तुम तीनों शेयर कर लो, ठीक है ना। मेरे को बुक दिखाओ जरा एक बार ये वाली। एक क्वेश्चन करें, बहुत देर हो गई बातचीत, आधा घंटा हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलेंगे इससे। एकदम आसान सा क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, ताकि इजीली समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, टूर्नामेंट फंड के नाम से कुछ लिखा होगा, देखो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 एनपीओ के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा तुम्हारे पास भी नहीं है बुक, तो आगे आ जाओ, इसमें से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। मिल गया सबको? मिल गया? नहीं मिला भाई? भाई क्वेश्चन नंबर 6 है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, टॉपिक लिख रखा है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सबसे पहला क्वेश्चन है उसका, ठीक है, जिसमें टूर्नामेंट फंड दे रखा है। पहले मुझे बताओ कि क्या ये जनरल फंड है, स्पेसिफिक फंड है?
कैसे पता चला? टूर्नामेंट के नाम से। कहाँ पे आएगा ये? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। अच्छा लो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, एक बैलेंस शीट बनाई मैंने छोटी सी, उसमें लायबिलिटी साइड में मैंने क्या लिखा अपने पास? टूर्नामेंट फंड। ठीक है, कितने का है भाई? 50,000 का। कोई नहीं, मेरे पास 50,000 है, समझ जाना। 50,000 का फंड है मेरे पास, और उसने क्या बोला? टूर्नामेंट के खर्चे। अब मेरे पास ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था? मैंने अपने पास बनाया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें ये वाली साइड मेरी एक्सपेंस की है और ये वाली साइड मेरी इनकम की है। बताओ बैलेंस शीट में लिखूं या इनकम एक्सपेंडिचर में लिखूं? बैलेंस शीट में। कहाँ लिखूं? एसेट साइड में लिख दूं? क्या करूं? लायबिलिटी साइड में लिख दूं? इसमें से माइनस कर दूंगा। माइनस करेंगे टूर्नामेंट फंड के ही एक्सपेंसेस। कितने है बेटा? मेरे पास है 15,000 के। तुम्हारे पास जैसे लिखे हो उसके अकॉर्डिंग करना। इसको थोड़ा और अलग कर देते हैं। ये हमारा आउटर कॉलम है अमाउंट वाला, ठीक है ना, हम इनर कॉलम में काम कर रहे हैं अभी। उसके बाद क्या दे रखा है उसने हमें? रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, जो टूर्नामेंट कराया था उससे कुछ कुछ रिसिप्ट मिली है। ठीक है, क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। भाई लो, टूर्नामेंट फंड से जो मुझे इनकम हुई, कितने की इनकम दे रखी है मेरे पास? मेरे पास है ये 20,000 की। तो क्या मेरे पास फंड अब कितना बचा? 50,000 था, 15,000 खर्च कर दिया 35,000, और 20,000 प्लस कर दिया 55,000। और इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? इजी था, समझ में आ गया? अच्छा जी, उसके बाद देखो जरा, मेरे पास एक क्वेश्चन है। बैलेंस शीट की दोनों साइड का बैलेंस बराबर होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। करें? मैंने ना अभी सिर्फ एक्सट्रैक्ट लिया था, यानी कि बैलेंस शीट का एक छोटा सा हिस्सा, तो ये हो सकता है बराबर ना हो, पर स्टिल हमें बराबर करके देखना है। तो सोचो, जब मेरे पास फंड आया होगा तो क्या मेरे पास बैंक में बैलेंस आया होगा या नहीं आया होगा? बेटा बोलो, कितने का बैलेंस आया मेरे पास? 50,000 का। फिर मैंने उसमें से कुछ खर्चे किए, तो 15,000 माइनस करना होगा या नहीं करना होगा? करना होगा। इसके अलावा जब इनकम हुई तो ऐड होगी या नहीं होगी? होगी। कितना हो गया बेटा? ये भी 55,000। ठीक है ना बेटा? इजी। अच्छा जी, नहीं वो इतनी चीज ही पूछेगा हमसे, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, उसे पता है तुम्हें कैश अकाउंट लिखना आता है, ठीक है, कहाँ लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। वो क्या देखना चाहता है, क्या तुम फंड बेस्ड अकाउंटिंग कर सकते हो या नहीं। तो वो तुमसे बस इतना पार्ट करवाना चाह रहा है, साफ साफ। अच्छा एक काम करते हैं, बुक में तो अभी और भी क्वेश्चन दे रखे हैं सेम, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्वेश्चन को कर दूं। लो भाई, मैं ही क्वेश्चन लिखता हूं और फिर उसका फिर आंसर करेंगे। मेरे पास एक फंड है, फंड कितने का है? मान लेते हैं 1 लाख का। फंड के बाद कुछ मैंने एक्सपेंसेस किए हैं। फंड किस चीज़ का है? मान लेते हैं एबीसी फंड, किसी भी एक काम के लिए हमारे पास एक फंड है, ठीक है, एबीसी फंड है हमारे पास, और हमने एबीसी के ही खर्चे किए हैं। कितने खर्चे किए हमने? 50,000 के खर्चे कर दिए मान लो। और फिर एबीसी से रिलेटेड ही मेरे पास कुछ इनकम भी है, ठीक है। कितनी इनकम है मेरे पास? मान लेते हैं 60,000 की। इसके अलावा मेरे पास XYZ नाम से भी कुछ खर्चे हुए। कितने हुए XYZ नाम से मेरे पास खर्चे? 25,000 के, ओके। और मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी की थी, इन्वेस्टमेंट कितने की थी मैंने? मान लेते हैं 80,000 की। उसके अलावा मुझे इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ, और ये इन्वेस्टमेंट कौन सी है? एबीसी वाली। और ये इंटरेस्ट भी कौन सा है? वही एबीसी इन्वेस्टमेंट वाला। कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ मेरे को? मान लेते हैं 8,000। यहां तक लिख लिया तो बताओ, मैं चलता हूं आगे। हाँ बेटा, यहां तक सबने लिख लिया? चलो
क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। एक स्पेसिफिक फंड है, किस नाम से है? एबीसी के नाम से। कितना फंड है मेरे पास? 1 लाख का। एबीसी के एक्सपेंसेस हैं 50,000 के, एबीसी की इनकम है 60,000 की। एक और स्पेसिफिक खर्चा भी है मेरे पास, XYZ खर्चा। किस नाम से? कितने अमाउंट से? 25,000 से। फिर मैंने एबीसी के फंड से इन्वेस्टमेंट कर दी 80,000 की, और इसके अलावा इंटरेस्ट भी है मेरे पास एबीसी इन्वेस्टमेंट का 8,000। ठीक है, अच्छा जी। एक मैंने बनाया अपने पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक मैंने बनाई अपने पास बैलेंस शीट। बताओ जरा कैसे कैसे पुटअप करेंगे चीजों को। सबसे पहले मेरे पास एबीसी फंड कहां पे लिखूं? बैलेंस शीट में। एसेट या लायबिलिटीज? लायबिलिटी साइड में एबीसी फंड। कितने का है बेटा? समझ जाना बेटा, आउटर कॉलम में नहीं, इनर कॉलम में कर रहे हैं, समझ जाना तुम लोग। 1 लाख। उसके बाद एबीसी के खर्चे क्या कर दूं इसमें से? माइनस कर देंगे 50,000। इसके अलावा एबीसी की इनकम प्लस कर देंगे 60,000। उसके अलावा क्या बेटा? उसके बाद XYZ, ये भी स्पेसिफिक खर्चे हैं, तो क्या इनको भी माइनस कर दूं? नहीं यार, स्पेसिफिक खर्चे हैं। बताओ, स्पेसिफिक खर्चे हैं, क्या करूं इनका? अच्छा हटा दूं, मानू नहीं खर्चा इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्यों? क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने फंड लिया था कॉलेज बनवाने के लिए, ठीक है ना, मगर मैंने उससे कार खरीद ली, तो क्या करें? उस खर्चे को भी डाल देंगे उस फंड के अंदर। डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए। ऐसे ही एबीसी का फंड था, खर्चे XYZ के थे, तो क्या इसमें लिखूं या नहीं लिखूं? नहीं लिखूं। पर खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है, तो नोट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कहाँ पे नोट होगा? इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में। XYZ एक्सपेंसेस कितने के? 25,000। मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी 80,000 से एबीसी फंड में से। किस में से करी है? एबीसी फंड में से इन्वेस्टमेंट करी है 80,000 की। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? अच्छा मुझे बताओ, जब मैं इस फंड की इन्वेस्टमेंट करूंगा एबीसी फंड की, तो मेरा फंड कम होगा या ज्यादा होगा या उतना ही रहेगा? दोनों साइड प्लस होगा। ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन। मैंने एबीसी फंड में से एबीसी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो अब मेरा फंड बढ़ रहा है, घट रहा है, या फिर उतना ही है? बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैंने फंड का पैसा यूज कर लिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मेरा फंड बढ़ रहा है, घट रहा है, या उतना ही है? अच्छा बढ़ने वाले बताओ, बढ़ने वाला किस किस का बढ़ रहा है फंड, किस किस का घट रहा है? घटने वाले तो बता दो यार, एक साइड तो चूज कर लो। अच्छा एक और साइड है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा वाले बता दो। कुछ नहीं हो रहा पक्का? तुम लोग किस में हो? हम लोग साइंस में हैं। बढ़ रहा है। अच्छा देखते हैं जरा। अच्छा इन्वेस्टमेंट परचेज की है, एंट्री बताओ। जनरल एंट्री क्या होती है इन्वेस्टमेंट परचेज करने की? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। पक्का? देख लो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा बताना इसके अंदर फंड का नाम कहां पे आया? अरे बोलो। डेबिट में आया? आया डेबिट में? डेबिट में लिखा है मैंने फंड? नहीं लिखा। क्या लिखा है डेबिट में? इन्वेस्टमेंट। अब उसका नाम कुछ भी है मगर है क्या वो? इन्वेस्टमेंट। तो क्रेडिट में लिखा होगा फंड? क्रेडिट में लिखा है फंड? डेबिट में लिखा है फंड? कहीं नहीं लिखा। तो जब ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो मेरा फंड कैसे बढ़ गया या कैसे घट गया? जितना था उतना ही रहेगा। समझो जरा मेरी बात को, जितना था उतना ही रहेगा। क्यों बताओ जरा, देखना। जब मेरे पास फंड आया था, मेरी छोटी सी एक बैलेंस शीट देखो। जब मेरे पास फंड आया था, मैंने बैलेंस शीट में इधर लिखा 100, इधर भी लिखा 100। ये क्या है मेरे पास? कैश। ये क्या है मेरे पास बेटा? कैश। अब मैंने इस कैश को किस में बना कन्वर्ट कर दिया? इन्वेस्टमेंट में। तो यहां से चला गया, इन्वेस्टमेंट बन गया, मगर फंड तो मेरा अभी भी उतना का उतना ही है ना।
फंड कब कम होगा? जब मैं वो काम कर दूंगा। क्या इन्वेस्टमेंट करने से मेरा काम हो गया? सोचो जरा ध्यान से, इन्वेस्टमेंट करी तो मेरा काम हो गया क्या? नहीं हुआ ना। तो फिर मेरे को उसको कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है। इसको तो मैं लेस तब करूंगा जब जिस खर्चे के लिए मुझे मिला है वो खर्चा इसमें से होगा। और इन्वेस्टमेंट करना कोई खर्चा नहीं है, मैंने बस उसकी फॉर्म चेंज कर दी। अब वो एसेट कैश में ना होगी, किस में हो गई? इन्वेस्टमेंट में। इजी था। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट से ना मेरा फंड ऐड हो रहा है ना मेरा फंड लेस हो रहा है। जो मेरे पास यहाँ कैश रखा था, कितना कैश रखा था भाई? 1 लाख पहले था, 50,000 माइनस हुआ, फिर 60,000 प्लस हो गया। कितना हो गया बेटा मेरे पास? 1,10,000। इसमें से मैंने कितना कर दी इन्वेस्टमेंट? 80,000 की। तो यहाँ से माइनस करूंगा 80,000, मेरे पास कैश कितना बचा? 30,000 का। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट आ गई ABC वाली, कितनी? 80,000। क्लियर है? यानी कि इन्वेस्टमेंट को परचेज करने पर और सेल करने पर फंड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सेल करने पर पड़ सकता है। कब पड़ सकता है? जब मैंने इन्वेस्टमेंट को जितने में की थी उससे कम या ज़्यादा में कर दी तो उसका प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट करना पड़ सकता है। इसके अलावा और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मैंने अगर 80,000 से इन्वेस्टमेंट की है और बेच भी दी बाद में, लिक्विडेट भी कर दिया उसको 80,000 से, तो मेरे फंड पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इजी था। अब उस पर इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट का क्या करूँ? ऐड कर दूंगा, सिंपल सा। इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। कितना था? 8,000। तो बताओ जरा मुझे कितना आंसर आ गया इसका? बोलो। 1,18,000। इसके अलावा मेरा कैश भी बढ़ जाएगा 8,000 से। कितना हो गया? 38,080। इजी है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? एक बार जल्दी से क्वेश्चन देखो तुम लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, खुद समझ में आई सब चीज़ें? नहीं समझ में आई? एक बार मैच करो जल्दी से कि हमने फंड कहाँ लिखा है, एक्सपेंस कहाँ लिखा है, इनकम कहाँ लिखा है, एक्सपेंस कहाँ है, XYZ वाला सब चीज़ें एक बार जल्दी से देख लो। फिर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करने वाला हूँ, सेम क्वेश्चन को। जल्दी से लिखो भाई। सर, हाँ भाई। सर जो इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री थी, हाँ, वो आपने बोला था कि फंड में से करा गया वो पैसे इन्वेस्ट। फंड का पैसा, फंड का पैसा अब वो क्या बन चुका है? इन्वेस्टमेंट। हाँ बेटा। मैंने उसके आगे एक नाम लिख दिया ABC कि इस पर्पस के लिए फंड मिला है, ठीक है ना। हाँ, मैंने पर्पस, बहुत सारे पर्पस होंगे, मैंने जनरल उसको लिख दिया ABC, ठीक है ना। सबको आगे देख लिया सबने? इससे आगे बढ़ूँ, चेंज कर दूँ? सेम क्वेश्चन टिप दो एक बार, सेम टू सेम क्वेश्चन टिप दो। बस ये खर्चे जो हैं ये 2.5 लाख के कर देना, एज इट इज उतार दो। बस खर्चे 2.5 लाख के कर देना। लिख दिया सब लोगों ने क्वेश्चन दोबारा से अपने पास? ठीक है, स्टार्ट कर दूं? जब मैं पूछूं स्टार्ट कर दूं तो एक आवाज आनी चाहिए नो। मैं समझ जाऊंगा अभी नहीं तुम लिख रहे हो, तो स्टार्ट कर दूं क्या? ये कर दूंगा, फिर यस बोल दूंगा। यस वालों को पता चल जाएगा, नो वाले बोल दिया करो नो। लिख लिया सबने क्वेश्चन? लिख लिया बेटा? नहीं लिखा तो बोल दिया करो। इजी था यहाँ तक, मुश्किल तो नहीं है। एक क्वेश्चन आने वाला है 3 से 4 नंबर का पेपर में इससे रिलेटेड, ठीक है ना। अच्छे से चमका चमका के आना, ठीक है, कि हाँ हमें पता है, देख इसको यहाँ लिखूँगा, इसको यहाँ लिखूँगा, और देख कहेगा तो बैलेंस शीट भी मैच करा देता हूँ। वैसे तो एक्सट्रैक्ट होता है, मैच करानी नहीं होती, पर कहेगा तो मैं मैच करा देता हूँ, कोई बात नहीं। अब तो आ गया सबको, खैर आगे चले। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, बस देखना।
चले बताओ जरा शुरू से। ABC फंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर ABC फंड कितना है 1 लाख। आगे ABC एक्सपेंसेस कितने के हैं, ये गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि फंड में से उतना ही माइनस किया जा सकता है जितना फंड के पास पैसा हो। चलो मुझे क्वेश्चन देख के पता लगा कि अभी और भी फंड में पैसा आना है। कौन सा पैसा आना है, एक तो ABC इनकम का 60,000 और इंटरेस्ट का 8,000। बस ये 2 ही इनकम और आनी है ना जो फंड को बढ़ाएंगी। अरे मैंने 0 क्यों लगा दिया, ये 2 गई, ये और ये, इससे मेरा फंड क्या होगा, इंक्रीज होगा। जरा देखते हैं कितना इंक्रीज होगा। एक तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अपने पास ABC वाले इनकम कितनी है 60,000 और ABC इन्वेस्टमेंट वाला इंटरेस्ट 8,000। कितना हो गया बेटा अब ये 168,000। क्या अभी भी मैं इसमें से 2.5 लाख का खर्चा माइनस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। कितना माइनस कर सकता हूँ, मैक्सिमम 168। तो कितना माइनस करूंगा मैं इसमें से 168। लिख दो जरा ABC के एक्सपेंसेस 168,000 जो हमने कर दिए माइनस। एक्चुअल में खर्चे थे 2.5 लाख के, जिसमें से 168,000 के मैंने राइट ऑफ कर दिए फंड में से। बाकी कितना बचा बैलेंस बताओगे जरा मेरे को एक बार। 82,000। 82,000 के खर्चे अभी और हैं जो हो गए हैं, जिनको नोट करना रह रहा है। तो कहाँ नोट किया जाए। अब फंड बचा क्या, अब फंड बचा माइनस करने के लिए नहीं। नॉर्मली खर्चा होता तो कहाँ लिखता मैं, एक्सपेंडिचर साइड में। तो इसको भी लिख देंगे कि भाई ABC के खर्चे हुए कितने 82,000। इजी था। यानी कि कभी भी ऐसा हो कि खर्चे फंड से ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम को मिला के भी, फंड माने क्या मान रहा हूँ मैं कि उसके अंदर इनकम वगैरह मैंने ऐड कर दी, उससे ज़्यादा मेरे क्या हो रहे हैं खर्चे। तो जहाँ तक माइनस कर सकता हूँ एक्सपेंसेस, वहाँ तक तो एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा फंड में से। बाकी बचा किसने खर्चा उठाया, NPO ने खुद। ये दिया था किसी और ने, जितना मैं वहाँ से रिकवर कर सकता था रिकवर कर लिया। अब बाकी खर्चा किसके सर पे आ गया, NPO के सर पे। सिंपल इजी। देखो ज़रा, फंड लिख दिया हमने, एक्सपेंसेस भी लिख दिए, इनकम भी लिख दी। XYZ एक्सपेंस रह गए तो यहाँ पे लिख देते हैं XYZ एक्सपेंसेस 25,000। ठीक है, बाकी इसको ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन्वेस्टमेंट हो गया, छोड़। बेसिक मुझे ये समझाना था। इन्वेस्टमेंट होगी तो यहाँ लिख दी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है, जब भी ऐसा हो कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को दोबारा से हम बेच देते हैं कि कुछ पैसा आ जाएगा यूज़ करने के लिए। ठीक है ना। बेसिकली हमने क्या सीखा इसके अंदर कि अगर खर्चे ज़्यादा हो रहे हो किससे, फंड से, तो हमें क्या करना है, जितना राइट ऑफ कर सकते हैं फंड में से उतना राइट ऑफ कर दो। फंड हो गया 0। अब बाकी बचा हुआ कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जितना खर्चा मैं दूसरे से रिकवर करवा सकता था, ये किसका पैसा है, दूसरे का, वो उतना वहाँ से रिकवर कराया मैंने। बाकी खर्चा किसके सर पे आ गया, NPO के खुद के सर पे। और उसका खर्चा कहाँ नोट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का। अब कोई सा भी फंड का क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हो, पर फिर भी एक बार मैं चाहूँगा कि तुम लोग क्वेश्चन करो। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक उसमें 2 केस हैं, केस 1 और केस 2। मिल गया सबको। एक तो है प्राइस फंड वाला और एक है मैच फंड वाला। जल्दी से दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे को बताओ कि दोनों का आंसर आया तुम लोगों का या नहीं आया। जल्दी से अपने आप, मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा। जितना मैं सिखा सकता था मैंने सिखा दिया मैक्सिमम फंड्स के बारे में। अरे आजू बाजू से नोट कर ले भाई, थोड़ा सा। फ़ोन है, फ़ोन, फ़ोटो ले ले किसी के पास हो क्वेश्चन। तुम लोगों के पास भी नहीं बेटा क्वेश्चन मिल गया, जल्दी से देख लो एक बार जल्दी से।
केस 1 अलग करना है, केस 2 अलग करना है, दोनों को मिला मत देना, केस 3 मत बना देना उसका, ठीक है। केस 1 अलग क्वेश्चन है, केस 2 अलग क्वेश्चन है। अलग ही है बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं। इजी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? वैसे इजी एकदम। इतना चौड़े मत आना कि हमसे हो रहे हैं। सबसे इजी टॉपिक होता है एनपीओ का, हो भी रहा तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कभी सोच रहे हो एक क्वेश्चन सॉल्व करके हाँ कर लो दुनिया मुट्ठी में, पर करना सही, गलती मत करना, ठीक है। दोनों का आंसर आ गया सही एकदम, चलो बहुत बढ़िया। एक आधा क्वेश्चन और देख लो, कोई बात नहीं, मन मन में कर लो, मन मन में हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कर लो जब तक नया टॉपिक स्टार्ट नहीं हो रहा। क्यों बेटा अटक गए क्या? मैं बताऊं, हेल्प करूं? हो गया? हो गया भाई, मस्त एकदम बढ़िया। अब अगला टॉपिक क्या करें? ऐसी कोई बोरिंग सा करें, कोई अच्छा सा करें, मजेदार सा, बढ़िया सा करते हैं ना, इसमें थोड़ी एनर्जी से तो आए, है ना। ये तो कर करके बोर से हो गए, सिंपल सिंपल सा, मतलब वो भी सिंपल सा ही है, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ मज़ा आएगा। लेगेसी क्या आएगा बता, तू बता, तेरे हिसाब से लेगेसी रिसीव कर रहा है, पे कर रहा है? तेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए। फिर नहीं समझा, तेरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? रिसीव कर रहा हूँ या पे कर रहा हूँ? हाँ, रिसिप्टेंट पेमेंट में क्रेडिट साइड था तो पे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या होगा ये? इजी। लेगेसी होता है बेटा किसी की कोई जायदाद, जमीन है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम यूज़ कर रहे थे, उसके बदले में उसको कुछ रॉयल्टी वगैरह देना, ऐसे कह सकते हो कुछ, ठीक है ना। कर लिया सब बच्चों ने, बालकों? दो ही तो केस थे, आगे सही आंसर एकदम, कोई तकलीफ? पक्का? अरे जल्दी करो भाई, फंड बेस्ड वाले क्वेश्चन तीसरी चौथी क्लास के बच्चे करते हैं, तुम लोग इतना टाइम लगा रहे हो। अगला करते हैं सिंपल एकदम, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना। दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, इजीली हो भी जाएगा, हमारा एक टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है ना।
अभी तक वैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेरे ख्याल से किसी ने किया नहीं होगा, एनपीओ भी कर रहे हो तो किया है भैया? मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि मुझे लगा ये सॉल्व हो सकता है, तो मैं सारे क्वेश्चन पहले इसी कर लेती हूँ, है ना। चैप्टर 5 तक हो गया? कहाँ हो गया मतलब? अच्छा तुम्हारी सेल्फ स्टडी में, गुड। क्या वो बेटा मेरे को बताओ, दिखाओ। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हाँ। करना है। इन्वेस्टमेंट तो इसमें हम कुछ करते ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगी। उसके बाद तो ये दोनों एसेट साइड में ही आएंगे। कौन से वाले? दो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट हाँ ये भी वहीं आएगा और ये वाले। बेटा। ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन मैच। बेटा ये तो इन्वेस्टमेंट है 60,000 की, ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे नहीं आया ना इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए मैंने वैसे लिख दिया। तो इंटरेस्ट तो ऐड हो जाएगा ना फंड के अंदर। राहुल भाई आंसर नहीं आया, इतना टाइम कहाँ लगाया? देखिए भाई कहाँ रह गया, वो कहाँ मिसिंग चल रहा है उसका, गलत आ रहा है, गड़बड़ घोटाले आएंगे क्या किसी बच्चे के? मेरे को दिखाओ जरा क्वेश्चन एक बार, दिखाना बेटा एक बार। देखो पहला केस है, हमें फंड दे रखा है। सुनो जरा सब बच्चे सुनो, मेरे पास ध्यान दो। पहला केस है जिसमें फंड दे रखा है हमारे पास और प्राइजेस अवॉर्डेड दे रखे हैं। अवॉर्डेड का मतलब मैंने प्राइजेस दिए, तो खर्चा है या नहीं है? हैगा, तो क्या कर देंगे उसको? माइनस। उसके अलावा दे रखा है मैच एक्सपेंसेस, क्या कर देंगे इनको? इनको क्या करेंगे? इनको इनकम एक्सपेंडिचर में। क्यों? क्योंकि ऊपर चीज रखी है ABC वाली, ये कौन सा था? XYZ वाला, ये अलग है, ठीक है ना। इस खर्चे को कहाँ लिखा जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। चलो जी केस 2 पे आते हैं। मैच फंड दे रखा है, मैच के एक्सपेंसेस दे रखे हैं, क्या करेंगे? माइनस। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगी? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। उससे फंड बढ़ेगा या घटेगा? उसका कुछ नहीं होगा फंड पे, ठीक है ना। अच्छा जी आगे। उसके बाद इंटरेस्ट दे रखा है उस इन्वेस्टमेंट पे 3,000 का, क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे फंड के अंदर। आगे उसके बाद दे रखा है प्राइजेस अवॉर्डेड, प्राइजेस अवॉर्डेड ABC की चीजें दे रखी हैं ऊपर, और लास्ट में क्या दे दिया उसने हमें? XYZ। उसका क्या करना है हमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इस फंड में क्या होगा उसका? कुछ भी नहीं, सिंपल, ठीक है ना बेटा। अब तो हो जाएगा। चले इससे आगे। अच्छा पहले ना सब लोग ऐसे हाथ आए करो, हाँ हाँ करो ना, कोई सा भी कर लो। बोलो मैं कसम खाता हूँ या खाती हूँ, बोलो मैं कसम खाता हूँ या खाती हूँ, बोलो जो भी हो तुम। खाती हूँ तो खाती बोल दो, खाता हूँ तो खाता हूँ बोल दो। मैं कसम खाता हूँ। घर पे जाके कम से कम 10 क्वेश्चन करूंगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग के। घर पे जाके अगर जिंदा रहे भैया क्रैश कोर्स की क्लास खत्म करते करते, तो हम 10 क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है पक्का? अब मत छोड़ना, ठीक है ना। हो सकता है दोबारा से इतने ज़्यादा टाइम लगा के सीखने का मौका ना मिले इसको, और पेपर में आ गया और फिर गड़बड़ हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आज ही प्रैक्टिस कर लेंगे, आज ही अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे बस, ठीक है। आगे चलें। अब एक करेंगे सस्ता मंदा टिकाऊ टॉपिक, ठीक है, जिसके आने के चांस बहुत कम होते हैं, मगर अगर आ गया तो ऐसा ना हो कि यार आता था इस चक्कर में किया नहीं अब आने का, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि यार एक तो क्वेश्चन कर ही लेता, ठीक है। चलो जरा अगला टॉपिक है हमारे पास, नाम लिखो उसका, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जल्दी से ये रब कर दूं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सस्ता मंदा टिकाऊ मैं उसको क्यों बोलता हूं? क्योंकि ना सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना होता है मेरा पैसा आया या फिर पैसा गया। अगर आया तो डेबिट साइड में यानी कि रिसिप्ट साइड में, और अगर गया तो क्रेडिट साइड में यानी कि पेमेंट साइड में। अच्छा इसके लिए कुछ फॉर्मेट वगैरह बताने की जरूरत है क्या? तो जल्दी से बना लो, मैं ही बना लेता हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए कौन सा क्वेश्चन करें? कोई भारी सा क्वेश्चन लग रहा है क्या तुम्हें? रिसिप्ट एंड पेमेंट की हेडिंग पे आओ, निकाल ली क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट वाली हेडिंग के क्वेश्चन?
सबसे शुरुआती वाले क्वेश्चन रिसिप्टेंट पेमेंट वाले ही होंगे। निकाल लिए? कोई लग रहा है भारी सा क्वेश्चन? भैया एक काम करो, पहले एक सस्ता सा क्वेश्चन करा दो, पहले वाला। थोड़ा सा एक ट्राई बॉल भी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। अच्छा तुम दोनों ने बातें शुरू करते, बातें नहीं कर रहे, फिर ठीक है, सॉरी बेटा। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बताओ जरा। एक तो हो गई मेरे पास डेबिट साइड, एक हो गई मेरे पास, अच्छा काम करो रजिस्टर बंद करो यार, छोड़ो रजिस्टर में लगे रहेंगे क्या, बस क्वेश्चन निकाल लो अपने पास। देखो बेटा तुम्हें भी दिख रहा है ना, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट निकाल लो। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में उसने हमें पहला क्वेश्चन ट्राई बहुत गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना तुम लोग और मैं भी साथ में। अच्छा हो सकता है मैं कहीं ना कहीं तुमसे थोड़ा ट्रिक करने की कोशिश करूँ, तो जवाब सोच समझ के देना, ठीक है ना। हो सकता है रिसिप्ट वाली चीज़ है पेमेंट में बोलूँ, या पेमेंट वाली चीज़ है रिसिप्ट में बोलूँ, पर वो सिर्फ इसलिए होगा ताकि तुम लोग बता सको सही है गलत है। नहीं बताया तो तुम लोग आउट, ठीक है ना, सिंपल। देखो ज़रा अपने पास सबसे पहले क्या दे रखा है उसने हमें, कैश इन हैंड। बताओ ज़रा कैश अकाउंट में किस तरफ आता है कैश इन हैंड? डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में। तो रिसिप्टेंट पेमेंट में भी कहाँ पे आएगा? डेबिट में। लिखना मत, बस देखते जाओ, आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है इनकम। एनपीओ के लिए क्या होता है इसका मतलब? इनकम। कि अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हो, जो फैसिलिटीज मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं, अगर आप वो फैसिलिटीज चाहते हो तो जल्दी से जल्दी मुझको क्या करें? सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए जो आप पेमेंट करते हो उसको क्या बोला जाता है? इनकम। अच्छा बताना जरा, अब तो तुम लोगों को शायद पता है, पहले ना पता नहीं होती थी। क्यों पता नहीं होती थी? पहले ना बच्चे स्कूल से वैसे ही दुखी थे, तो लाइब्रेरी तो कौन ज्वाइन कर रहा है, छोड़ दो उस बात को। हाँ कोई टॉपर वॉपर होते हैं ना, वो बात अलग है, तो सबसे आगे बैठते हैं, ठीक है ना, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। भाई हम तो स्कूल से दुखी थे, उसके बाद ट्यूशन भी जाओ, फिर लाइब्रेरी भी जाओ, मैं तो आत्महत्या कर लूँ, है ना, जीवन कुछ बचा ही नहीं मेरा, तो छोड़ दो। पहले सिर्फ लाइब्रेरी वगैरह में ही सब्सक्रिप्शन होता था, तो वो तो छोड़ दो। उस टाइम पे ये था नहीं, अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियो सावन, ये वो फलाना ढिमकाना, हॉटस्टार वगैरह, जहाँ पे लिखा हो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। अब थोड़ा ट्रेंड आ गया है, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है क्या है? मान लो तुमने नेटफ्लिक्स या फिर हॉटस्टार वगैरह सब्सक्राइब किया, तो उसका मीनिंग क्या है? कि तुम उनकी सेवाएं लेना चाहते हो, जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप वो सेवाएं लेना चाहते हैं। अच्छा उसकी पेमेंट सिर्फ लाइफ में एक बार होती है या बार बार होती है? भैया काश एक बार ही होती, मगर वो तो हर महीने आके हमारी गर्दन पकड़ लेते हैं कि भैया अपनी जेब ढीली करो। तो ये एनपीओ के लिए भी बताओ, ये इनकम रेगुलर इनकम होगी या वन टाइम पेमेंट होगी, वन टाइम रिसिप्ट होगी? रेगुलर पेमेंट। रिसिप्ट जब रेगुलर रिसीव कर रहा है तो इसको नॉर्मल इनकम मानूं या कैपिटल इनकम मानूं? कैपिटल इनकम होती जो एक बार ही रिसीव होगी या बहुत कभी कभार रिसीव होगी। सब्सक्रिप्शन कैसी इनकम हुई? नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम कहाँ आनी चाहिए हमारी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगी ही आएगी। अच्छा इनकम है, इतना समझ में आ गया। सब्सक्रिप्शन होता है क्या, ये भी समझ में आ गया। कोई दिक्कत परेशानी? उसको आज की डेट से रिलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अच्छा सब्सक्रिप्शन कहाँ पे लिखूंगा? डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में। उसके बाद डोनेशंस रिसीव कर रहा हूँ, कुछ ना लिखा हो तो डोनेशंस रिसीव कर रहा हूँ, डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में। उसके बाद एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस। अच्छा एंट्रेंस फीस नॉर्मल इनकम है या फिर कैपिटल इनकम है? एंट्रेंस फीस क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल एंट्रेंस फीस, कभी बूफे सिस्टम में गए हो रेस्टोरेंट में? बहुतों की आवाज़ नहीं आई, चलो उसको छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, बूफे सिस्टम छोड़ देते हैं। कोई जहाँ पे ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गए हो कभी? इसमें चलो दो चार कोई मंडी के लिए, इसमें क्या होता है एंट्री करते वक्त पैसे देने पड़ते हैं। जैसे ही एंट्री करोगे ना तो फीस देनी पड़ती है, और जितनी बार एंट्री करोगे उतनी बार देनी पड़ेगी। मतलब आज एंट्री की, आज फीस लगी, कल जाऊंगा फिर से देने पड़ेंगे, परसों जाऊंगा, ठीक है ना। जैसे कि तुम समझ लो कि पार्किंग होती है, ठीक है ना, पार्किंग में आज तुम अपनी स्कूटी गाड़ी बाइक ले गए तो आज पैसे दिए, कल जाओगे कल फिर से, परसों जाओगे फिर से। तो एंट्री फीस में नॉर्मल इनकम है या कैपिटल इनकम है? नॉर्मल इनकम कहाँ पे जाएगी?
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट तो आएगी ही आएगी, नॉर्मल इनकम भी आएगी और कैपिटल इनकम भी आएगी, उसकी तो बात हम कर ही नहीं रहे। इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सी जाएगी? नॉर्मल इनकम। कैपिटल इनकम कहाँ जाती है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ठीक है ना। आगे रेंट रिसीव्ड लिखा ही है उस पे, आगे पढ़ो ही मत, लिखा है उस पे रेंट रिसीव्ड, किस तरफ लिखूं? डेबिट में आ रहा है पैसा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्रेडिट में, टैक्सेस पेड, सैलरीज डेबिट क्रेडिट, डेबिट है क्रेडिट, सैलरी देंगे या लेंगे? देंगे सर। देंगे भैया, हम तो लेना चाहते हैं बेटा, एम्प्लॉयज की नजर से नहीं, बिजनेस की नजर से देखो, सैलरीज दूंगा या लूंगा? देंगे, तो खर्चा है क्रेडिट साइड में। आगे चलते हैं, ये बड़ा अजीब सा लिखा होता है भैया, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, कई बार सुना है मगर आज तक समझ में नहीं आया ऑनरेरियम होता क्या है। पता है किसी को ऑनरेरियम क्या होता है? बताओ बेटा, नहीं पता? अरे पढ़ा तो होगा ऑनरेरियम, वापिस यहीं आ जाओ। ऑनरेरियम का मीनिंग क्या होता है? ऑनरेरियम का मतलब, अगर बहुत ही आसान भाषा में बताऊं, ऑनरेरियम का मतलब होता है लिफाफा। क्या मतलब होता है? लिफाफा। जैसे शादी में कोई आया तो क्या करते हैं, जिसकी शादी में गए तो उनको क्या देते हैं? लिफाफा, ऑनरेरियम, ठीक है। जब वो जा रहे होते तो हम क्या कर देते हैं, उनको भी दे देते हैं एक ऑनरेरियम कि आपके ऑनर में, ठीक है, हम आपको ये गिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही कभी हम किसी को स्पेशल गेस्ट बुलाते हैं ना, अब उनको सैलरी तो देंगे नहीं ना कि आप स्पेशल गेस्ट हो तो सैलरी ले लो, उनको हम क्या दे देते हैं? ऑनरेरियम, एक लिफाफा दे देते हैं, ठीक है ना। हमारे आपस की बात है, बाहर इसको शेयर मत करना, ठीक है ना, बुरा मान जाएंगे ऑनरेरियम लेने वाले। चलो खैर खैर, बुरा कोई नहीं मानेगा, पैसे आते हैं सबको अच्छे लगते हैं। इंटरेस्ट रिसीव, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कहाँ पे जाएगा? डेबिट में, क्रेडिट में। अच्छा, ऑनरेरियम कहाँ पे जाएगा? ऑनरेरियम क्रेडिट में जाएगा, मैंने दिया, ठीक है ना, ऑनरेरियम लिफाफे दिए, तो कहाँ पे जाएगा वो? क्रेडिट में। उसके बाद था इंटरेस्ट रिसीव, डेबिट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा क्रेडिट में। इसके अलावा क्या दे रखा है हमें? पेडी कैश एक्सपेंसेस क्रेडिट में। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, और अगर होता इंश्योरेंस का क्लेम लिखा होता तो कहाँ पे जाता? डेबिट में। अब क्या करोगे? लास्ट में उसका एक बैलेंसिंग फिगर निकाल दोगे, बस हो जाएगा तुम्हारा आंसर। जल्दी से करके देखो अपने पास, जल्दी से, फटाक से। चाहो तो बहुत शॉर्ट में बस अमाउंट लिख लेना, डेबिट वाले एक तरफ, क्रेडिट वाले एक तरफ, बस आंसर निकाल के देख लो एक बार जल्दी से, सही आया या नहीं आया। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगाना होता है। पेपर में कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, तो वहाँ पे अपना टाइम सेव करके हमें जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उन पे टाइम लगाना होता है। बेटा कर नहीं रहे क्वेश्चन?
सही आ गया, मज़ा आ गया। सिंपल सा है, कम आता है मगर आ गया तो आना चाहिए ना। क्या हुआ राधिका? कैलकुलेशन मिस्टेक? कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो भाई, छोटे छोटे बच्चे थोड़ी हो तुम लोग। कर लिया भाई सबने? जल्दी जल्दी करो भाई, आ गया सही आंसर, बहुत बढ़िया। कर लिया बेटा, सही आंसर आ गया, कूल। राहुल नहीं आया बेटा? हुआ कुछ घोटाला हुआ क्या? ओहो, देख लो रजिस्टर ले लो एक बार, चेक करो जल्दी से। ध्रुव दिखा दे अपना रजिस्टर एक बार भाई, देखो क्या गड़बड़ घोटाले की। कर लिया सबने भाई? जल्दी जल्दी करो यार, अभी तो मैंने बस अमाउंट लिखने के लिए कहा था। अच्छा तुमने भी घोटाला कर दिया बेटा? ओहो, कैश अकाउंट में भी घोटाले। बताओ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी या नहीं थी? इसकी भी देखने की ज़रूरत थी या नहीं थी? थी? नहीं थी? थी? नहीं थी? ध्रुव ज़रूरत थी, है ना? क्योंकि क्या होता है, ये तो मुझे पता है कि पेमेंट हुई तो क्रेडिट साइड, रिसीव हुआ तो डेबिट साइड, मगर कुछ कुछ नाम ऐसे आ जाते हैं जो मैं समझ नहीं पाता। इस चक्कर में इनकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। देख लिया बेटा? सारा टीप लिया? अब तो कोई दिक्कत नहीं टीपने के बाद। या सही है, दिखाना। सही है, चेक कर लिया सही से? चले इससे आगे करेंगे भाई, सबका हो गया। देखो भाई जरा एक और क्वेश्चन कर ले इसी का, पक्का? क्या हो गया बस? एक और है ना, एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक छोटा क्वेश्चन हो गया, एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाले क्वेश्चंस का ही लास्ट क्वेश्चन निकाल लो, रिसिप्ट एंड पेमेंट वालों का ही। ये है क्या एवरग्रीन क्लब वाला क्वेश्चन है क्या? देखना एक बार सभी लोग। गुड हेल्थ क्लब है, क्या लिखा हुआ है तुम्हारा बताना था पहले? क्या लिखा हुआ है? कितना है? अरे मेरे में ये नहीं है। देखो जरा एवरग्रीन क्लब वाला क्वेश्चन है क्या तुम्हारे पास, जिसमें कैश लिखा हो 50,000 का और बैंक लिखा हो 3,40,000 का? कैश 50,000 और बैंक लिखा है 3,40,000, मिल गया? वो वाला क्वेश्चन देख रहे हैं जरा हम लोग। मैं भी कर दूं क्या साथ साथ? लो मैं भी कर देता हूं। क्या दे रखा है हमें? सबसे पहले दे रखा है कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, दोनों ही एक साथ लिख देंगे। एक साथ मतलब कि अलग अलग कॉलम नहीं बनेगा कैश और बैंक का। क्यों नहीं बनेगा बताओ? क्योंकि ये कैश बुक नहीं है, कैश अकाउंट नहीं है। क्या है ये? उसकी समरी, ठीक है ना? सबसे पहले दे रखा है हमें कैश का ओपनिंग बैलेंस। कितना है कैश का ओपनिंग बैलेंस? 50,000, ओके। और बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 3 लाख। अच्छा मैं लाइन इसलिए खींचा हूं ताकि तुम लोगों को ध्यान रहे कि कौन सा अमाउंट किसका है, तुम लोग मत खींचना, ठीक है ना? आगे क्या दे रखा है हमें? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिख ही दिया, रिसीव्ड कितना है बेटा? 15,70,000। लो भाई सब्सक्रिप्शन 15,70,000। आगे चलते हैं उसके बाद डोनेशन। अब ये जनरल है या स्पेसिफिक है? जनरल है, क्योंकि कोई कंडीशन तो लिखी हुई है नहीं। और जब भी ऐसी डोनेशन या फंड जो कि जनरल हो तो क्या करते हैं जरा बताना? इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम साइड में, इनकम साइड में, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में। अच्छा जनरल डोनेशन तो यहाँ पे आ गई, अगर स्पेसिफिक होती तो वो यहाँ नहीं आती।
बेटा कैश बुक है, ध्यान रखना कैश बुक की समरी है, स्पेसिफिक हो या जनरल हो इसमें आएगी ही आएगी। खैर फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक जनरल डोनेशन है 2,80,000 की डोनेशन, 2,80,000 की है ना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मैंने परचेज किया, पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा क्रेडिट साइड में। इन्वेस्टमेंट कितने की है बेटा? 5 लाख की। उसके बाद अच्छा तुम लोग बोल जाना, मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है। रेंट पेड क्रेडिट साइड में 50,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस भी क्रेडिट साइड में 2,30,000। उसके बाद वो भी यहीं पे आ जाएगा, पोस्टेज एंड स्टेशनरी कितना बताया बेटा? 25,000। उसके बाद वो भी यहीं पे आएगा, पैसा जा रहा है। खर्चा इनकम नहीं देखना, हमें देखना है कि पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है। न्यूज़पेपर मैगजीन, किसी एक न्यूज़पेपर का नाम बताओ अच्छे से। हिंदुस्तान टाइम्स और नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स टाइम्स, और मैगजीन का, अरे मैगजीन का नाम बोलो भाई। फोर्ब्स की मैगजीन आती है, टाइम्स की मैगजीन आती है, फाइनेंशियल टाइम्स आती है, नहीं पता? चलो छोड़, आओ आगे। कितना अमाउंट है इसका? अरे बोलो 87,000। आगे सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर बताओ, डेबिट क्रेडिट? ओल्ड न्यूज़पेपर डेबिट क्रेडिट? डेबिट साइड में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, शॉर्ट में लिखा है, तुम लोग शॉर्ट में मत लिखना, समझ जाना। कितना है बेटा बताना एक बार जरा? 12,000। उसके बाद बुक्स परचेज किधर लिखूं? क्रेडिट साइड में बुक्स परचेज। बेटा लाइन मत खींचना, मैं तुम लोगों के लिए खींच रहा हूँ बस लाइन, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। 3,40,000। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, डेबिट में क्रेडिट में? क्रेडिट में स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, यार बस इतना ही बहुत है। हाँ कितना? 4,70,000। उसके बाद हाँ बताओ बता कहाँ पे आएगा ये? डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट कितना है इसका? 50,000। उसके बाद ऑनरेरियम टू कोचेस, क्या होता है ऑनरेरियम का मतलब? लिख के मत आना अगर एग्जाम में आ जाए। ऑनरेरियम क्या होता है? लिफाफा देते हैं जी शादी ब्याह के अंदर, ऐसे मत लिख के आना, ठीक है ना। कोई हम गेस्ट बुलाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं एज अ ग्रेटिट्यूड, ठीक है ना। क्या लिख के आओगे? गेस्ट आते हैं फंक्शंस वगैरह के अंदर, मैचेस वगैरह के अंदर, उनको क्या पेश करते हैं? ग्रेटिट्यूड पेश करते हैं। कैसे? कुछ गिफ्ट देके, ऐसे लिख के आना है। कभी लिखे आओ, तिलक करके लिफाफा दिया था जी, वो होता है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम लिखना है किसको? कोचेस को। कहाँ पे? डेबिट में क्रेडिट में? ऑनरेरियम टू कोचेस कितने का है? हैं? सही है यार, 1.5 लाख रुपए का लिफाफा। सोचो ऐसा हो जाए तुम्हारे साथ भी, कितना खुशी हो गया। तुम किसी रिश्तेदार के गए, रिश्तेदार ने बेटा इधर आओ, लो 1.5 लाख रुपए। तुम कहोगे भाई अगले महीने भी आ रहे हैं मम्मी फेंक दो मेरी किताबें अब से बस हर महीने से रिश्तेदार के पास ही जाना है मेरे को। आगे कैश इन हैंड, कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में कितना? 30,000। और बैंक का हमें निकालना है बैलेंसिंग फिगर, करो जरा कितना हो जाएगा ये? 5 और 8 40, 8 40 और 70 कितना हो जाएगा भाई ये? 9 10, 9 10 और 24 10, 24 10 और 26 10, 26 90, 26 90 और 27, 27 और 5 32, 32 लाख 2,000। यही आ रहा है क्या टोटल? नहीं मैंने कुछ गलत गिन लिया क्या?
अच्छा मैंने इसको 5 लाख गिन लिया, सॉरी 50,000 है, 5 और 3 8, कितना आ रहा है, कितना बताया तुम लोगों ने? 23 कैसे आ सकता है बेटा? 5 लाख, ये भी 50,000 है क्या? सॉरी 50,000 और 3,40,000 कितना हो गया? 390, 390 और 70 कितना हो गया? 90 और 70, चलो बताओ टोटल बताओ, छोड़ो दुखी मत हो। 23 लाख 2,000, लो भाई इधर भी 23 लाख 2,000, इधर का टोटल कितना आ रहा है बताना जरा एक बार, इसका टोटल 18,82,000, तो बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास? मान लेता हूँ 19 है, 19 है 4,20,000, 420 वाला केस निकला है। तो लो भाई ये आ गया हमारा आंसर। मुश्किल था क्या? इजी था क्या? बहुत आसान था। पेपर में आ जाएगा तो कर लोगे, पर मान लेते हैं जल्दी कसम खा ली तुम लोगों ने ठीक है कि इसके भी कम से कम 4 क्वेश्चन करोगे, फंड के 10 और इसके 4, ठीक है ना? बस और करना थोड़ा सा, बस जूस निकल गया सबका, खत्म करें आज की क्लास। अच्छा अब क्लास चलो अभी जाओ बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? रोक दे इसको, अरे इसको रोक दो भाई।